Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 4 जुलाई 2026 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्वीडन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, कम टॉपिक्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रिपीटेड भी हैं, लगभग आप कह सकते हैं वाइट रम्ड वल्चर के बारे में कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, वो भी आज न्यूज़ में बना हुआ है ना। टेलीमेट्री प्रोसेस क्या होता है वो जानने वाले हैं। उसके अलावा ये जो आप अपने सामने आर्टिकल देख पा रहे हैं, ये जस्ट अभी मई के महीने में चर्चाओं में था, ये दोबारा से चर्चाओं में आया है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रेस नोट 3 का, जो 2020 में नियम लेकर आए गए थे भारत सरकार की साइड से, और अभी मई के महीने में उन नियमों में एक रिलैक्सेशन दिया गया था चाइनीज इन्वेस्टमेंट को। तो वो भी हम लोग लिंक करके समझने वाले हैं। लेकिन शुरुआत जो हमारी फर्स्ट आर्टिकल के साथ में है, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी एंड जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आर्टिकल को जूम करके शो करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि मामला क्या चल रहा है। हेडिंग क्या कहता है, हेडिंग देख कर समझिएगा। सेंटर ओपन पावर बिड्स टू 4 चाइना लिंक्ड फर्म्स, यानी कि चाइना से एसोसिएटेड 4 कंपनीज आपको देखने को मिल जाती हैं। जो 4 कंपनी हैं उनके नाम भी एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलो हाथों हाथ उन नामों को देख लो। सबसे पहले टेबिया एनर्जी इंडिया, ठीक है, अब ये चाइना का एसोसिएट है। उसके अलावा नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, देन उसके बाद में है ताइकई इलेक्ट्रिक इंडिया, और उसके बाद यह है न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया। तो ये 4 कंपनीज हैं जो बेसिकली चाइना के एसोसिएट्स हैं। अब इन चाइना के 4 कंपनीज को अलाउ किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इनके लिए जो बिड प्रोसेस है उसको ओपन कर रही है। यानी कि ये जो कंपनीज हैं ये भारत के अंदर पावर सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पावर सेक्टर के अंदर में ये बात याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे पावर सेक्टर में बाहर की कंपनीज के ऊपर में, स्पेसिफिकली चाइनीज कंपनीज के ऊपर में, उन रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा उस पर छूट दी है, लिमिटेड एग्जेम्पशन दिया है। और ये एग्जेम्पशन 2 साल के लिए है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए इनको वापस अलाउ कर दिया गया है। 2 साल के लिए छूट दी गई है, और आगे थोड़ा और एग्जेम्पशन अगर देना होगा, छूट देनी होगी, तो वो हम आगे काम करने वाले हैं। उसके बारे में अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये आप देख पाएंगे 2 ईयर का एग्जेम्पशन दिया गया है इस लेटेस्ट ऑर्डर के अंदर में, कि ये कंपनीज अब भारत के अंदर में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर में काम कर सकती हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो हमारा पूरा पावर सेक्टर आता है, उस पावर सेक्टर में ये काम कर सकती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट इनको अलाउ कर रही है। हालांकि इनके ऊपर में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे 2020 में कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद में आप देखोगे गलवान वैली क्लैश हुआ, उसके बाद भी हमारा जो ट्रेड वगैरह है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो जो ये एग्जेम्पशंस हैं, ये एग्जेम्पशंस अभी इसी वजह से दिए जा रहे हैं कि आगे 2 साल तक स्थिति देखी जाएगी, सिचुएशन कैसे रन करती है, और 2 साल बाद यहाँ पर बताया जाएगा इन कंपनीज को और आगे के लिए छूट देनी है, या फिर बस इतना ही यहाँ पर इनसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करवाना था या थोड़ा सा इनसे काम करवाना था हमारे पावर सेक्टर में। रीजन यह है कि आज पावर सेक्टर में जरूरत है इन्वेस्टमेंट्स की भी और इन कंपनीज की भी। तो इसी के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या किया जा रहा है, इन कंपनीज को थोड़ा सा छूट दिया जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। और ये तो चलो पावर सेक्टर की बात हो गई। इससे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि अभी मई के महीने की बात है, हमारी फिनांस मिनिस्टर ने ये भी नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि जो चाइनीज कंपनीज हैं, जो चाइना की कंपनी दुनिया भर में फैली हुई हैं, वो चाहे तो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अब पहले ये इन्वेस्टमेंट इतना अलाउ नहीं था, पहले जो ये इन्वेस्टमेंट होना था ये गवर्नमेंट अप्रूवल के अंडर में होना था। सरकार अप्रूवल देती तब ये इन्वेस्टमेंट आता, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट अप्रूवल को रिजेक्ट कर देती तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं कर सकती थी। अभी क्या हुआ है, यहां पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि मान लो चाइना की कोई फर्म है बाहर किसी दूसरे कंट्री में भी है, इवन चाइना की मतलब मान लो कोई कंपनी है जो सिंगापुर में प्रेजेंट है, लेकिन वो कंपनी एग्जैक्टली सिंगापुर की है, उसमें 10% की ओनरशिप केवल चाइना की है। तो यहाँ पे वो कंपनीज आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट, क्योंकि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है, ये 2 रास्ते के जरिए आता है इंडिया में। एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट में सरकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट रूट वाले रास्ते में गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। गवर्नमेंट देखती है कि इस कंपनी को इंडिया में अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा इस चीज पे भी छूट दी जा चुकी है बहुत पहले कि बाहर अलग अलग कंट्रीज के अंदर में जो चाइनीज कंपनी है जिसमें चाइना का 10% शेयर होल्डिंग हो सकता है, अगर 10% तक चाइना का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है देन वो जो कंपनी है भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं अंडर दी ऑटोमेटिक रूट, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के यहाँ पर वो काम कर सकती हैं। पहले इनको सरकारी अप्रूवल की जरूरत पड़ा करती थी, अब यहाँ पर तुरंत इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और ये जो छूट दी गई थी मई के महीने में, मैंने आपको बताया ये प्रेस नोट 3 नियम के अंडर में दी गई थी। प्रेस नोट 3 वो नियम है जो साल 2020 में सरकार लेकर आती है, क्योंकि चाइना लगातार बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कर देता, तो 2020 में भारत की खुद की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा था कोविड की वजह से, आपने पता होगा पूरा मार्केट ठप था दुनिया भर का। तो हम नहीं चाहते थे बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाएं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020 में प्रेस नोट 3 को रिलीज किया कि भाई यहां पर जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, बॉर्डर कंट्रीज हैं, चाइना, बांग्लादेश, जितने भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, इनसे जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा उसको अभी के लिए हम लोग रोक रहे हैं। और रोकने के पीछे का रीजन क्या था कि भाई वो इंडियन कंपनीज को टेक ओवर ना कर दें, ये मेन रीजन था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो इस प्रेस नोट 3 में भी थोड़े से रिलैक्सेशन दिए गए थे मई के महीने में, और यहाँ पर जो 2020 के बाद में इन कंपनीज के ऊपर में रुकावट लगा दी गई थी कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये हमने थोड़ा बहुत रास्ता खोल दिया था, अलाउ कर दिया था। और ये कैसे अलाउ किया गया है, ये ऊपर वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें प्रेस नोट 3 जरूर से याद रखना ये क्या है। इसका मेन पर्पज था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में कुछ नए एक ऑर्डर्स जारी करे थे कि भाई जो हमारे आसपास के बॉर्डर कंट्रीज हैं, जो हमसे बॉर्डर को शेयर करते हैं, उनसे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में है वो अभी के समय पर नहीं आने वाला। उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को टारगेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि चाइना से ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। तो प्रेस नोट 3 को भी यहाँ पर हल्का कर दिया गया है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बाकी ये जो 4 कंपनीज हैं इनको इंडिया में अलाउ किया गया है कि पावर सेक्टर में अब ये भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है, न्यूज़ जो है समझ में आ चुका है। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पे सेशन में हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आपको मिलता रहे। तो अभी दोस्तों ये जो नया डिसीजन है ये मैं आपको बता चुका हूँ। नए डिसीजन में खबर यह आती है कि पावर मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की है सरकार से, सरकारी डिपार्टमेंट से, कि भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आने दो, बाहर से अलाउ कर दो। तो ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने देखते हुए 24 जून 2026 को इशू किया था, और ये ऑर्डर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और डिपार्टमेंट के अंदर में आता है डिवीजन। तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन की साइड से ये सारे के सारे ऑर्डर दे दिए गए हैं। ठीक है, जहां पर पहले 2020 में इन कंपनीज पे रोक लगा दी गई थी, स्पेशली वो कंपनीज जो भारत से लैंड बॉर्डर को शेयर करती हैं, पहले इनको भारत सरकार में रजिस्टर करवाना था, उसके बाद ही यहाँ पर ये इस प्रकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में आ सकते थे, यानी कि सरकार जो बोली वगैरह लगवाती है पावर सेक्टर में उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की सारी ज़रूरत होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर जनवरी 2026 है, यानी इसी साल से जो हमारी पावर मिनिस्ट्री है ये हमारी फिनांस मिनिस्ट्री से लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई कुछ कंपनीज को अलाउ कर दो, कुछ कंपनीज के ऊपर में से ये रिस्ट्रिक्शन हटा दो, क्योंकि हमें पावर सेक्टर में और भी ढेर सारे कंपनीज की ज़रूरत है पावर सेक्टर में, अगर हमें ग्रो करना है तो इस पर्टिकुलर प्रोपोजल पे कई सारी कमिटीज़ ने विचार किया। कमिटी ऑन सेक्रेटरी, रजिस्ट्रेशन कमेटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और सब ने मिलकर बस खाली यही कहा कि हाँ बिल्कुल हमें भी यहाँ पर ये अप्रूवल देना चाहिए, जो ये बाहर की कंपनीज़ के ऊपर में रोक लगी है इनको भी यहाँ पर अलाउ कर दो, जिससे कि हमारे देश के अंदर में पावर सेक्टर को हम तेज़ी से ग्रो अप कर सके, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो पा रही है। समझ रहे हैं? तो कुछ कंपनीज जिनको अभी छूट दी गई है वो 4 कंपनीज हैं। चारों कंपनीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टेबिया एनर्जी इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। ये जो कंपनीज हैं इनको अलाउ किया गया है कि अब ये सरकार के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, सरकार जो भी पावर प्रोजेक्ट को लेकर टेंडर जारी करती है उस टेंडर में ये कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वहां पर ये काम कर सकती हैं। इनको ये इतना जो कह सकते हैं अप्रूवल दे दिया गया है, जो इन पे ये पहले रोक लगाई गई थी वो रोक अभी के लिए हटा दी गई है। एंड दिस एग्जेम्पशन इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। याद रखिएगा अगले 2 साल के लिए ये वैलिड किया गया है, और ये कोई परमानेंट नहीं है। अगर फ्यूचर में एग्जेम्पशन देना होगा तो उसको अलग से डिसाइड किया जाएगा, और अब उनको एग्जेम्पशन नहीं देना होगा तो वो भी अलग से ही डिसाइड किया जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी जो चारों कंपनी की ओनरशिप है मेनली चाइना के पास में है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इन कंपनीज के पास में मतलब कि चाइना शेयर होल्डर भी देखने को मिल जाता है इन कंपनीज के अंदर में। तो धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्शन हटाया गया है। रीज़न यह है कि हम चाहते हैं कोई बात नहीं हमारा पावर सेक्टर ग्रो करे, ये हमारी डिमांड है। तो गवर्नमेंट जो भी पावर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट को लेकर या पावर सेक्टर की ज़रूरत को लेकर टेंडर रीज करेगी, उन टेंडर के अंदर में ये पार्टिसिपेट भी करने वाली हैं 4 कंपनियां।
इससे पहले क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट ने, अभी देखो जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया है, जो प्रेस नोट 3 है इसको भी रिलैक्सेशन दे दिया गया है। यानी एक तरफ पावर सेक्टर में कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कंपनीज को धीरे धीरे करके अलाउ किया जा रहा है कि वो कंपनीज आए भारत में, एफडीआई करें, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर आए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें, है ना। लेकिन ये फिर मेक इन इंडिया वाले इनिशिएटिव के अंडर में नहीं आएगा, ये बेसिकली चाइनीज फंडिंग इनिशिएटिव के अंदर में आ जाएगा। हाँ, चाइना फंड कर रहा है हमारे पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को भी, और स्पेशली कुछ और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स है वहां पर भी, समझे। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। एक स्पेशल फोकस मेरे दोस्त प्लीज प्रेस नोट 3 पे जरूर से कर लेना। ये बार बार घूम घूम के न्यूज में आ रहा है कि 2020 में जारी किया गया, ये लागू किया गया था। जो हमारे कंट्रीज हैं जो हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं, उनसे जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है उन पे अप्लाई किया गया था प्रेस नोट 3। इसमें इतना बोल दिया गया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करना है तो आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट के जरिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका पर्पस ये था कि भाई इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जा सके ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, बस इतना सा यहाँ पर मेन पर्पस था। ऑटोमेटिक रूट के जरिए अलाउ नहीं किया गया था, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अभी के लिए इन नियमों में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। रिलैक्सेशन किस बेसिस पे, कि आप आइए, अगर कोई कंपनी है बाहर उसमें केवल चाइना का 10% इन्वॉल्वमेंट है, शेयर होल्डिंग है, तो आप ऑटोमेटिक रूट के जरिए भी इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। अब चलिए, क्लैरिटी कितनी मिली है ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता चलेगा। चलिए फटाफट यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहां पर कहता है, विद रेफरेंस टू प्रेस नोट 3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, प्रेस नोट 3 को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। सेकेंड, ये प्रेस नोट 3 के अंदर में एक प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फॉर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली इन्वेस्टमेंट उन देशों से जो हमसे बॉर्डर शेयर करते हैं जब वहां से आता है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि प्रेस नोट 3 लाने का मेन पर्पस ये था कि हम अपने इंडियन कंपनीज को प्रिवेंट करना चाहते थे कि भाई इंडियन कंपनीज को कोई टेक ओवर ना कर सके। समझ रहे हैं? तो बताएं दोस्तों, प्रेस नोट 3 को लेकर इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एफडीआई के नियम जो हैं चाइना के लिए थोड़े थोड़े रिलीज किए जा रहे हैं, थोड़े थोड़े इसको रिलैक्स किया जा रहा है। उसके अलावा पावर सेक्टर में भी जो चाइनीज़ कंपनीज है जैसे पहले इन्वॉल्व हुआ करती थी, उसी तरीके से धीरे धीरे करके अब इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू होता चले जा रहा है। समझे? तो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने अलग से भी आपको प्रेस नोट 3 के डिटेल्स दे दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको मई में पढ़ाया था, उसको मैंने रिपीट करके दोबारा से यहाँ पे लगा दिया है ताकि हाथों हाथ आप मिलाकर पढ़ सकें कि हाँ भाई, अभी मई के महीने में प्रेस नोट 3 में रिलैक्सेशन दे दिया था सरकार ने, कि यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम थोड़ा सा छूट दे रहे हैं इन कंपनीज को, जो हमसे बॉर्डर शेयर करने वाले देश हैं उनमें अगर कंपनीज प्रेजेंट है ना, तो उसमें अगर मान लो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, 10% चाइना का कंट्रीब्यूशन है, चाइना की शेयर होल्डिंग है, तो उनको हम लोग अलाउ कर रहे हैं। तो प्रेस नोट 3 लाया किस लिए गया था वो तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि भाई किस लिए, किस पर्पज से लेकर आया गया था। ये जो रूल है अप्लाई होता था हमारे आसपास के पड़ोसी देश के ऊपर में, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, स्पेशली वो कंट्रीज जो भारत से बाउंड्री को शेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन पे ये लागू होता था। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं, देश की सुरक्षा, कोविड-19 पैंडेमिक में भारत के बिजनेस को नुकसान ना हो, ये हम लोग चाहते थे। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्स कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसको ईज कर दिया है, इसमें छूट दे दी है। छूट देने के पीछे का रीजन यहां पर यह है कि आप कब तक इसी तरीके से सिचुएशन को लेकर चलोगे, आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया को फॉरेन कैपिटल की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, और दुनिया के साथ में मिलना पड़ेगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इस वजह से हमें ये ओपन करना पड़ा। सेकंड आप देख पाओगे वो है रिकमेंडेशन बाय पॉलिसी बॉडीज, क्योंकि चाहे कोई भी बॉडीज हो, हाई लेवल कमेटी हो, चाहे वो नीति आयोग के थ्रू चेयर की जा रही हो, या हमारा इकोनॉमिक सर्वे ही क्यों ना हो, हर एक बॉडी का रिकमेंडेशन ये था कि भाई अलाउ करो, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा आप अप्रूव कर सकते हैं। अगर अपने आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइनीज के पास में बहुत ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा अलाउ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना होगा। तो ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से प्रेस नोट 3 को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, और इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए। और ये जो एफडीआई हमने अलाउ किया कि हाँ बिल्कुल चाइना से अब बहुत सारा एफडीआई आ सकता है भारत में, तो लेकिन यहाँ पर हर एक सेक्टर के लिए एफडीआई नहीं खोला गया, नहीं तो फिर चाइना इंडिया के मार्केट को बर्बाद कर देगा। वो कैपेबिलिटीज़ उनके पास में है सस्ता सामान प्रोड्यूस करने की, तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में जो सेक्शंस हैं चाइना के लिए ओपन करे गए, जैसे कैपिटल गुड्स वाला हमारा इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, सोलर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स हो गए,
जैसे पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट वेफर, इन सबको बनाने में चाइना एफडीआई ला सकता है। कुछ सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ही चाइना के एफडीआई को अलाउ किया गया। अदरवाइज बहुत सारे सेक्टर, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर वगैरह, इस पे रिस्ट्रिक्शन जारी है, इस पे हम लोग कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात की गई है, एफडीआई आने की बात की गई है, इसमें एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट सेट की गई है। एंड लिमिट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि मान लो कोई भी हमारा ये जो आसपास के पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया, जो हमसे बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, वहां से कोई चाइनीज़ कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो कर सकते हैं, बट 10% ओनरशिप यहाँ पर चाइना की अगर उसके पास में है तो, मतलब वो कोई कंपनी है बाहर की, मान लो कोई कंपनी है बांग्लादेश में, 10% चाइना की ओनरशिप है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के जरिए। ऑटोमेटिक रूट के जरिए आप सीधा यहाँ पर एंटर कर जाओगे, कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, समझे। तेजी से अप्रूवल मिल जाएगा। और मान लो कोई गवर्नमेंट अप्रूवल के जरिए आप इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो वहाँ पर भी जल्दी जल्दी डिसीजन लिया जाएगा और तुरंत अगर आपको अलाउ क्या करना है तो हम 60 दिन के अंदर अंदर अलाउ कर देंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, अगर ये सब कुछ अलाउ किया जा रहा है, बाहर से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी बहुत सारी हमारे पास में आएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को हम लोग बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बहुत सारा एफडीआई भारत से इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। कैपिटल अवेलेबिलिटी भारत के अंदर में बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, और इवन हमने नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट कर रखा है। कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर सेक्टर्स, यहाँ पर हम लोगों ने चाहे कितने भी नियम हल्के कर दिए हों, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर में चाइना के इन्वेस्टमेंट को हमने अलाउ नहीं कर रखा है। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी अच्छी तरीके से मिल चुकी है। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं, एफडीआई में रिलैक्सेशन दे देना या कंपनीज को सेपरेटली रिलैक्सेशन दे देना पावर सेक्टर में, ये सब कुछ हमको दर्शाता है कि धीरे धीरे करके इंडिया और चाइना के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो 2020 में बहुत भयंकर तरीके से खराब हो गए थे आफ्टर दी गलवान वैली क्लैश, तो वो धीरे धीरे करके अब ठीक हो रहा है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूवल मिल रहा है जहां पर इंडियन कंपनीज और चाइनीज कंपनीज मिलकर काम करेंगी। फिर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू कर दी गई है। जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी बिटवीन इंडिया चाइना गलवान क्लैश वैली के बाद में ये बंद कर दिया गया था, तो अब फ्लाइट्स वगैरह भी शुरू हो चुकी हैं, ट्रेड शुरू हो चुका है। तो ये इकोनॉमिक रिलेशंस को वापस से सही होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मैटर करता है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ भी रिवाइज करना है तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर सेक्शन। चलिए अब जरा एक और आर्टिकल है आपके सामने। चलो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है प्रेस नोट 3 के बारे में, है ना। इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया, इसमें कुछ खासा और भी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे बात हो रही है बर्निंग ब्राइट, टाइगर पॉपुलेशन क्वाड्रुपल्स एट असम्स नामेरी टाइगर रिजर्व इन 3 years। ये आपके न्यूज़पेपर की ही हेडलाइन है मेरे दोस्त, ये आप लोग देख पाओगे। इस बार माधव नेशनल पार्क को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि वो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। भारत के अंदर टोटल अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व माधव वाला है, जो इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछा गया। अब सुनो यहाँ पर आर्टिकल में क्या डिस्कस हो रहा है। एक सर्वे चल रहा है, AITE की रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिसको तैयार होने में भी समय लगेगा। ये लगभग जुलाई 2027 तक रिपोर्ट तैयार हो पाएगी, अगले साल तक। ये रिपोर्ट क्या करती है, भारत के अंदर में जो टाइगर का पॉपुलेशन है, इसको AITE क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको कहते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। तो टाइगर की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका डेटा ये रिलीज करता है। तो अभी इस पे काम चल रहा है, फुल डेटा रिलीज होगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रिलीज की गई है एनवायरमेंट मिनिस्टर की साइड से। इन्फॉर्मेशन ये आई है कि नामेरी टाइगर रिजर्व, प्लीज अब इसको नोट कर लेना, नामेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है, ज्यादातर लोकेशन पूछता है एग्जाम में। तो असम के अंदर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है नामेरी टाइगर रिजर्व। यहां पे टाइगर की पॉपुलेशन क्वाड्रुपल हो गई है। क्वाड्रुपल मतलब क्या होता है, चौगुना, 4 गुना ज्यादा यहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है। समझ रहे हैं, पहले 4 टाइगर थे तो अब यहां पर 12 टाइगर्स हैं। आर्टिकल कहता है 2022 में यहां पे नामेरी टाइगर रिजर्व में केवल 3 टाइगर हुआ करते थे, और अभी 2025 के एंड तक जब डेटा निकाला तो 12 टाइगर्स हो चुके हैं, यहां पर 12 बाघ हो चुके हैं। दैट मीन्स कि भाई 4 गुना तेजी से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है नामेरी टाइगर रिजर्व में, जिसको हम टाइगर के लिए पहले इतना स्पेशल जाना ही नहीं करते थे, बट अचानक से कुछ सालों के अंदर अंदर 3 से ये 12 टाइगर हो गए। कहोगे नंबर तो कम ही है ना, नंबर मैटर नहीं करता, टाइगर की पॉपुलेशन हमारे लिए मैटर करती है कि हाँ टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। समझ रहे हैं। अब असम के अंदर में वैसे टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है बहुत सारे रिजर्व्स में, क्योंकि असम में केवल नामेरी टाइगर रिजर्व नहीं है मेरे दोस्त, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, दुनिया की 1 हॉर्न राइनोसोरस की स्पीशीज सबसे ज्यादा वहीं पर पाई जाती है। ओरंग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। समझ रहे हैं। और इसमें काजीरंगा और मानस की जब हम बात करते हैं तो ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लो आर्टिकल में ये लिखा हुआ भी है, काजीरंगा और मानस जो है ये 2 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी कवर होते हैं।
समझे। चलो अभी उनके बारे में सेपरेटली हम बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइगर्स पाए जाते हैं, बट नामेरी टाइगर रिजर्व में बड़ा बदलाव आया है। एग्जाम में पूछ ले नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, असम में है। अच्छा, एक बात और सुनो, इस टाइगर रिजर्व के अलावा एक और चीज न्यूज में है, वो है सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भी असम में ही है। यहाँ पर एक स्पेशल चीज नोटिस करी गई है कि सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग साल 2000 में, यानी कि आज से 20 साल पहले टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। लेकिन साल 2000 के बाद अब 2025 में कुछ टाइगर्स यहां पर दिखाई दिए गए हैं, टाइगर का अपीयरेंस पाया गया है। यानी कि सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे 20 साल से कोई टाइगर नहीं हुआ करते थे, लोकली यहां पर टाइगर खत्म हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुका था, अचानक से ये वापस से रीअपीयर हुआ है, दिखाई दिया है। तो टाइगर की पॉपुलेशन असम में स्पेसिफिकली इंप्रूव हो रही है, वो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। फिर काजीरंगा का स्टेटस शो किया गया है, वो मैं आपको सेपरेटली डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल आपने बहुत अच्छे से चारों इसके जो खाने हैं वो खोल लिए हैं। अब अच्छे से इसके नोट्स जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि नोट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर कुछ बात नहीं बनने वाली। एट द लास्ट आपके सामने कोई चीज़ रिवाइज करने के लिए जो रहेगी वो आपके नोट्स रहेंगे, जो हम ऑटोमेटिक आपको बिल्कुल बिल्कुल तैयार होकर मिलता है। ठीक है, अब ये तैयार होकर ये सारे पीडीएफ आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में मिलते हैं, बिल्कुल एज इट इज शानदार से। चाहो तो प्रिंट आउट करवाओ, अपने डेस्क पर रख के पढ़ो, या फिर एज इट इज पढ़ लो डिजिटली। लेकिन ये पीडीएफ्स मिलते कहाँ पर हैं, केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का एक बहुत ही छोटा सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ हैं। ग्रुप में ऐड हो गए, पुराने सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो ये 499 का इन्वेस्टमेंट है ना, ये हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, तुरंत रिकवर हो जाएगा, और बेनिफिट्स आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज के बारे में, नामेरी टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आइए, सबसे पहली चीज लोकेशन। तो लोकेशन असम के अंदर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। असम के अंदर में 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक टाइगर रिजर्व नामेरी टाइगर रिजर्व है। वो 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले काजीरंगा टाइगर रिजर्व, फिर है मानस टाइगर रिजर्व, तीसरा है ओरंग टाइगर रिजर्व, एंड आपका ये हो गया नामेरी टाइगर रिजर्व। तो असम वालों, जो अपने स्टेट एग्जामिनेशंस हैं उसमें थोड़ा सा इस चीज को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और इनमें से दोस्तों काजीरंगा और मानस, यानी कि ऊपर के 2 वाले टाइगर रिजर्व जो हैं, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कवर किया गया है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जिस वजह से हम यहां पर इस आर्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं। जो टाइगर का नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन इज साइंटिफिक मॉनिटरिंग। लगातार इनको मॉनिटर किया जा रहा है, इनका हैबिटेट की प्रोटेक्शन की गई है, सुरक्षा दी गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया गया है। और नामेरी और सोनई रुपई, नामेरी टाइगर रिजर्व और सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही जगह का सही तरीके से मैनेजमेंट करा गया है, जिसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि कुछ जगह पे टाइगर 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए, और सोनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहाँ पे टाइगर लोकली खत्म हो गया था, वहाँ पर भी टाइगर रिटर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। समझ गए? तो नामेरी सोनई के बारे में डिस्कशन हो गया। नाउ काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके आर्टिकल के अंदर में काजीरंगा के बारे में एक छोटा सा स्पेशल ब्लॉक दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नोट्स आपके न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा दुनिया भर में फेमस किस लिए है? मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो एक सिंग वाला गैंडा होता है, 1 हॉर्न राइनोसोरस, सबसे ज़्यादा काजीरंगा में मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटीज जो है इंडिया के अंदर में, वो भी काजीरंगा में है। ठीक, और मतलब हर 100 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में 13.44 टाइगर्स हैं, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 13 टाइगर्स मिलते हैं काजीरंगा में। तो हायर टाइगर डेंसिटी, ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, बना हुआ है इस टाइप का प्रश्न। फिर अगर आप 2022 का ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन देखोगे, AITE की रिपोर्ट देखोगे, तो बताता है 104 टाइगर्स थे काजीरंगा के अंदर में, और ये 2014 के बाद यहां पर आप कह सकते हैं नंबर्स जो हैं लगातार इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और जैसे अभी के समय पर 104 टाइगर रिजर्व है 2022 में, ये नंबर बढ़ चुका है 2024 में, ये 148 टाइगर हो चुके हैं। याद रखना, जो तेजी से एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है उस चीज को शो करता है। बाकी टाइगर की पॉपुलेशन टोटली भारत में कहां पे स्टैंड करती है, एक छोटा सा ये फोटो है, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। जुलाई 2026 तक की स्थिति अगर हम देखें,
वो भी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की रिपोर्ट के हिसाब से, जो 2022 की कंप्लीट रिपोर्ट है और अभी लेटेस्ट वाली तैयार हो रही है जो अगले साल प्रेजेंट होगी। तो दुनिया में जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 75% टाइगर्स भारत में मिलते हैं। और इंडिया में एज ऑफ जुलाई 2026 3682 टाइगर्स प्रेजेंट है। 3600 या 3700 के आसपास टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। और प्रेजेंटली वो राज्य जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन प्रेजेंट है दोस्तों, तो वो है मध्य प्रदेश, जहां पे 785 टाइगर हैं। सेकंड वन इज कर्नाटका एंड थर्ड वन इज उत्तराखंड। ये तीन आपको स्पेशल स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। नीचे रिवीजन पॉइंटर का सेक्शन दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन रिवीजन पॉइंटर से ज़्यादा जरूरी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी यहाँ पर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू नामेरी टाइगर रिजर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नामेरी टाइगर रिजर्व को लेकर आपके सामने तीन स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। दूसरा, ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, नामेरी टाइगर रिजर्व यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थर्ड स्टेटमेंट, ये नामेरी टाइगर रिजर्व एक बाउंड्री शेयर करता है पक्के टाइगर रिजर्व के साथ इन अरुणाचल प्रदेश। शायद थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। मैंने ये स्किप कैसे कर दिया पॉइंट? हाँ भाई, स्किप तो हुआ है ज़रूर से, क्योंकि हमने ये पढ़ के डायरेक्टली हम ये पढ़ने लगे कि अदर टाइगर रिजर्व इन असम। चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेनिफिट हुआ। ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये टाइगर रिजर्व किसके साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये जो नामेरी टाइगर रिजर्व असम में प्रेजेंट है ना दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसका एक इंटरनेशनल लैंडस्केप शेयर होता है पक्के टाइगर रिजर्व के साथ में जो अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। चलो, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी जल्दी आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रश्न दोस्तों यहां पर मिलता है आपको आज के सेशन में, एंड ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे क्या होगा ना कि आप इन टाइगर रिजर्व्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अच्छे से याद रख पाओगे। यहां पे आपको तीन पेयर्स बना कर दिए गए हैं, बताना है तीनों पेयर में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच हुआ है। सबसे पहला, काजीरंगा। क्या काजीरंगा वन ऑफ द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटीज इन इंडिया के लिए जाना जाता है? सेकंड, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या यहां पर कि साल 2000 के बाद में जो लोकली टाइगर खत्म हो गए थे उसके बाद वापस से रिटर्न हुए हैं। थर्ड, नामेरी टाइगर रिजर्व। क्या यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन 3 से सीधा 12 हो चुकी है बिटवीन 2022 एंड 2025? तो बताएं तीनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली सही हैं। चलिए भाई, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है जो बात करता है, ये आर्टिकल नहीं है, ये हमारा एडिटोरियल है जिसमें बात हो रही है काउंटरिंग कैंसर। कैंसर से हम कैसे लड़ सकते हैं, और लड़ने के लिए सबसे पहले हमें पूरे देश के स्तर पे कैंसर को एक नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करना होगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बन चुका है प्रीलिम्स के लिए नोटिफिएबल डिजीज, और यहीं से मेंस में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नोटिफिएबल डिजीज वो होती हैं कि भाई मान लो कोई बीमारी है, जैसे यहाँ पर कैंसर को देश के स्तर पे नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करने की बात की गई है। देखो, कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी इसको नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिकल में देखिए तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना लेटेस्ट स्टेट है जिसने ज्वाइन किया है, नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है कैंसर को। और ऐसे भारत में टोटल 17 राज्य हैं जिन्होंने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है। नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करने से फायदा क्या होगा कि कैंसर का कोई भी केस आएगा तो सीधा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी नोटिफिएबल डिजीज वो होती हैं जिनके ऊपर अच्छी तरीके से निगरानी बना के रखी जा सकती है। किसी भी बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज अगर बना दोगे, मतलब उस पर हम अच्छी तरीके से निगरानी बना के रख रहे होंगे, सही तरीके से एक्शन ले रहे होंगे। तो इस पूरे एडिटोरियल को अच्छे से निचोड़ेंगे, बहुत काम का है, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसका यूज आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि भाई जो ये कैंसर है इसको नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करना चाहिए, वो भी देश के स्तर पे। ठीक है, स्टेट के लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर डिक्लेयर करो। स्टेट के लेवल पर बहुत कम स्टेट काम कर रहे हैं इसको बेटर करने के लिए, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो सही तरीके से कैंसर के केसेस के ऊपर में निगरानी बनाई जा सकेगी। अब आज के समय पर इंडिया के अंदर में जो कैंसर के केसेस हैं, इनका जो रिकॉर्ड है वो कहां पे रखा जाता है दोस्तों? या तो वो रिकॉर्ड आ रहा है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री से, या रिकॉर्ड आ रहा है हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री से। कुछ कैंसर नोट कर लेते हैं, कुछ हॉस्पिटल नोट कर लेते हैं कैंसर के केसेस को, तो वो वाला डिटेल्स हमारे पास में है, या पॉपुलेशन बेस्ड थोड़ा सा डिटेल हमारे सामने है। तो मेनली दो तरीके से आज हम कैंसर के केसेस को भारत में पता लगा सकते हैं, जबकि
रजिस्ट्रीज को जब आप अच्छे से देखोगे तो ये बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं। इन दोनों ही रजिस्ट्रीज को अगर हम मिला दें तो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है इसका केवल 10 से 16% केसेस यहां पर कवर हुए हैं, वो भी शहर वाले हिस्सों के, या जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई दिखा रहा होता है कैंसर का केसेस डायग्नोज हुआ है, या तो तब ये डेटा रजिस्टर कर लिया जाता है। यानी ये कंप्लीट नेशनल डेटा नहीं है, पूरे देश का डेटा नहीं है कि कितने लोग कैंसर से प्रताड़ित हो रहे हैं आज के समय पर कैसे, क्योंकि अगर प्रॉपर डेटा होगा तो कैंसर को लेकर सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन आज क्या है, हमने कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज बनाने का जिम्मा स्टेट्स को दे दिया है, राज्य सरकारों को दे दिया है। तो लेटेस्ट स्टेट तेलंगाना बन चुका है जिसने अभी के समय पर कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर किया है, एंड अब टोटल 17 स्टेट हो चुके हैं जो कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज मानते हैं। ये अच्छा स्टेप है, बट फिर भी यहां पर इससे सारा डेटा हमारे पास में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, अभी भी आप अच्छी तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि कैंसर का बर्डन भारत के ऊपर में लगातार इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से अगर हम बात करें, ध्यान रखना ये दुनिया की ऑब्जर्वेटरी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है। तो इस ऑब्जर्वेटरी ने बोला है कि 2022 में कैंसर के एस्टिमेटेड जो केसेस थे वो थे 1.41 मिलियन, इतने केसेस थे, और 2045 तक दुनिया भर में 2.46 मिलियन कैंसर के केसेस हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो लगभग 74% से बढ़ोतरी नजर आ रही है, कैंसर के केसेस बढ़ने वाले हैं। कारण क्या है? मेनली बहुत सारे रीजंस है। फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, एज पॉपुलेशन, लोगों की उम्र, ज़्यादा बूढ़े भी हो रहे हैं लोग, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, उनका डाइट पूरी तरह से चेंज हो चुका है, खान पान बदल चुका है। तो ये जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भविष्य में प्लानिंग करने के लिए, और प्लानिंग तभी होगा जब आपके पास में एक्यूरेट डेटा होगा। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं, एस्टिमेटेड डेटा है 2045 तक 2.46 मिलियन से ज्यादा केसेस होंगे ऐसे जो कैंसर के केसेस होंगे, जो प्रोजेक्टेड डेटा हमारे सामने दिया गया है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए अभी से अपने आप को क्यों ना प्रिपेयर किया जाए, और प्रिपेयर करते हुए क्यों ना नोटिफिएबल डिजीज इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज बना दो। यानी हर एक अगर कैंसर का केसेस देश में किसी भी कोने से निकल कर आएगा तो सबसे पहले वो रजिस्टर में नोट हो जाएगा। इससे क्या होगा, देश में हम एक डेटाबेस तैयार कर लेंगे और एक एक्यूरेट तरीके से निगरानी बना के रखी जा सकेगी कैंसर के केसेस पर, और सही तरीके से पब्लिक हेल्थ प्लानिंग हो पाएगी। नए ट्रीटमेंट्स के ऊपर में हम थोड़ा जोर दे पाएंगे, हेल्थ केयर रिसोर्सेज सही तरीके से अलोकेट कर पाएंगे जिन जिन को ज़रूरत है, हमारा पॉलिसी मेकिंग का तरीका बढ़िया हो पाएगा। ये होता है जब हम किसी बीमारी को नोटिफिएबल डिजीज में तब्दील कर देते हैं। अब प्रश्न आता है लिमिटेशंस का, कि भाई करंट समय पर जो डेटा है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में डेटा प्रेजेंट है वो भारत की पॉपुलेशन का केवल 10 से 16% डेटा है, वो भी ज़्यादातर शहरों से आ रहा है, जबकि ज़्यादातर पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रहा है जहाँ पर डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता है। तो इंडिया का जो एक्चुअल कैंसर बर्डन है वो आज भी हम लोग नहीं जानते कि कितने लोग कैंसर के शिकार बन चुके हैं। इससे पहले बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए, आर्टिकल क्लियरली कहता है कि तमाम दुनिया भर की एक्सपर्ट बॉडीज हैं जिन्होंने पहले भी गवर्नमेंट के ऊपर में जोर दिया है, और वो पहले भी कह चुके हैं कि कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज बना दो, चाहे वो आईसीएमआर हो या भारत का नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च हो, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम हो, सब ने मिलकर पहले बोला है कि भाई नोटिफिएबल डिजीज इसको डिक्लेयर कर दो। लेकिन इतने सारे रिकमेंडेशंस होने के बावजूद भी जो देश भर का नोटिफिकेशन है वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह है, क्या कोई इसमें चैलेंजेस हैं? नहीं। प्रॉब्लम यह है कि देखो, अगर कैंसर नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर हो जाएगा तो सारे के सारे रिपोर्टेड केसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई देश के हर एक कोने से जो भी कैंसर का केस आ रहा होगा वो सबसे पहले रजिस्टर होगा डेटाबेस में। हम इसको एज अ प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए, हम इसको देख सकते हैं कि आपने बेटर रिपोर्टिंग करी है। समझ रहे हैं? तो हमें इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। देखो कि आपने अपना डायग्नोस करने का तरीका बढ़िया कर दिया है, इससे गवर्नमेंट की और ज्यादा हेल्प होगी कि वो सही तरीके से अपनी पॉलिसीज को प्रिपेयर करेंगे। समझ रहे हैं? तो बेटर कैंसर डेटा होगा, और हमारे पास में अगर कैंसर का डेटा सही तरीके से होगा तो हम लोग हेल्थ केयर प्लानिंग कर पाएंगे, एविडेंस बेस्ड नई पॉलिसीज बना पाएंगे, रिसर्च के ऊपर काम कर पाएंगे, ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजीज दे पाएंगे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कैंसर अवेयरनेस, डायग्नोसिस, रिसोर्स प्रोवाइड करवाना, ये सब हो पाएगा। लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार को इन राज्य सरकारों से सीखना पड़ेगा, एंड केंद्र सरकार को कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज थ्रू आउट द इंडिया डिक्लेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो भी हमने इस एडिटोरियल के अंदर में पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। हर एक सेक्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, बहुत आराम से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के अकॉर्डिंग कि भाई कितने कितने केसेस कैंसर के आ रहे हैं, एंड कितने केसेस का एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इतने कैंसर के केसेस और भी फर्दर बढ़ सकते हैं।
चलिए, नाउ आपके पास में एक और सेकेंड एडिटोरियल देखने को मिल जाता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडिटोरियल बात करता है बिल्डिंग वाटर सिक्योरिटी इन अ रैपिडली ड्राइंग इंडिया। भारत के अंदर में आज ना पानी की लगातार कमी होती चली जा रही है। बहुत सारी नदियों की कैपेसिटी जो है वो कम हो चुकी है। पर पर्सन के हिसाब से पानी की अवेलेबिलिटी भारत में कम हो चुकी है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? वाटर क्राइसिस इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता चले जा रहा है। और दूसरा, हमारी कुछ पॉलिसीज़ गड़बड़ा रही हैं। हम इथानॉल, गन्ने का जूस मिला रहे हैं किसमें? पेट्रोल के अंदर में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये नहीं पता कि गन्ने को उगाने के लिए कितना मैसिव लेवल पर वाटर का रिक्वायरमेंट फिर पड़ता है। ठीक है, या बहुत सारी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वाटर के ऊपर में प्रेशर पड़ने वाला है। वो सब कुछ आर्टिकल में डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले सुनिए दोस्तों, मामला क्या है। करंट समय पर जो वाटर सिचुएशन है इंडिया में वो क्या है? आज भारत के बहुत सारे शहर, चाहे बेंगलुरु की बात कर लें, मसूरी की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये वो पर्टिकुलर रीजन्स हैं या वो शहर हैं जो बहुत ज़्यादा सीवरली वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। पानी की कमी यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ रीजन्स में जिस तरीके से पानी को एक अंधाधुंध बहाया जाता है ना, जैसे आप लोग देखते भी होंगे नॉर्मल तौर पे, कितना कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को पानी की वैल्यू पता चल रही है वाटर शॉर्टेज की वजह से। और उसके अलावा मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं कई रीजन्स कि भाई बारिश आएगी तो उसकी वजह से थोड़ा सिचुएशन सॉल्व हो पाएगा। इस बार एल नीनो वाली कंडीशन बन गई तो जून का जो मानसून रेनफॉल है वो 40% से इस बार कम हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मैसिवली यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है। किस चीज़ का? बारिश नहीं हुई है इस बार, एल नीनो की वजह से। समझ रहे हैं? तो दिल्ली का वाटर क्राइसिस और बदतर हो चुका है। दिल्ली में जो पानी की डिमांड है, ध्यान में रखना, हर दिन के हिसाब से 1250 मिलियन गैलन्स पर डे की रिक्वायरमेंट है पूरे दिल्ली की डिमांड को अगर हमें पूरा करना है तो। लेकिन टोटल डिमांड का केवल 70% ही सप्लाई हो पाती है। तो मतलब लोगों की पानी की डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही है सिटी के अंदर में। अब क्यू का डेटा आता है। क्यू मतलब है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो भारत में 15 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। उन 15 में से 11 रिवर बेसिन्स ऐसे हैं जो वाटर स्ट्रेस में आ चुके हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है वाटर स्ट्रेस और एक होता है वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्ट्रेस मतलब कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है। वाटर स्कैरसिटी मतलब ऑलरेडी पानी का जो कमी है वो महसूस होनी शुरू हो चुकी है। तो वाटर स्ट्रेस मतलब क्या होता है? जब पर पर्सन के हिसाब से, याद रखना, एक व्यक्ति को जो सालाना पानी मिल रहा है वो 1700 क्यूबिक मीटर से कम मिलने लगे। प्लीज इस चीज को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर स्ट्रेस मतलब एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी, जब दो सालाना पानी की अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के हिसाब से, जब ये 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए तो उसको वाटर स्ट्रेस कहा जाता है। और ये जो रिवर बेसिन्स हैं दोस्तों, मैंने बताया 15 में से 11 नदी ऐसी हैं जो वाटर स्ट्रेस के थ्रू गुजर रही हैं, जहां पे पानी की कमी हो रही है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, माही, तापी, सारी नदियां नहीं लेकिन कुछ नदियां हैं जहां पर पानी और कम हो रहा है। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब इन बेसिन्स के अंदर में पर पर्सन के हिसाब से, एक व्यक्ति के हिसाब से सालाना पानी 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए तो उसको वाटर स्ट्रेस कहते हैं। यानी 1000 क्यूबिक मीटर से पानी कम होगा तो वाटर स्ट्रेस कहलाएगा। 1700 क्यूबिक मीटर से पानी कम होगा, यहां पर एक व्यक्ति को एनुअल बेसिस पे मिल रहा है तो वो ये वाटर स्कैरसिटी कहलाएगा। नीचे वाला सिस्टम जो है वाटर स्कैरसिटी कहलाएगा और ऊपर ये वाटर स्ट्रेस कहलाएगा। अरे भाई 1700 क्यूबिक मीटर वो पर वाटर मिल रहा है एक इंसान को, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम मिल रहा है तो वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। और इससे भी कम हो जाए, 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी अवेलेबल है पर पर्सन के हिसाब से, तो यहाँ पर वो वाटर स्कैरसिटी वाली कंडीशन बन जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। अब दुनिया भर में पानी का क्राइसिस क्या है, जरा इस चीज़ को समझ लो। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ, इन्होंने डिटेल पब्लिश करी है और बोला है कि भाई जो पूरी दुनिया ही है ना, ये वाटर बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रही है। पानी को लेकर दिवालिया हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। ये रिसोर्सेस लिमिटेड हैं बट रिसोर्सेस के यूजेस जो हम कर रहे हैं वो अनलिमिटेड हैं। बहुत सारी रिवर बेसिन्स ऐसे हैं कि हमने उसकी कदर नहीं करी है, इतनी नदियों को हमने पल्यूट कर दिया है। उसके बाद ग्राउंड एक्विफायर्स, जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज कम होने दे रहे हैं, हम उसको इतना ज़्यादा मतलब भयंकर लेवल पर निकाल रहे हैं तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। 75% दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वाटर इनसिक्योर कंट्रीज में रह रही है। याद रखना, आप ये जानते थे 75% दुनिया की पॉपुलेशन ऐसे रीजन में है जहां पर पानी की कमी है। 4 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर साल। यहां पर उनको 1 महीना एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है कि भाई पानी की कमी हो रही है उनके पास में। सिचुएशन
आ चुकी है। जैसे हम पहले क्लाइमेट चेंज गाना गाते थे, आज वो क्लाइमेट चेंज फेस करना पड़ रहा है। यूरोप की सिचुएशन हम लोगों ने देखी, और अभी वाटर स्कैरसिटी ये भी हम लोग फेस करना शुरू कर चुके हैं। 4 बिलियन लोग हर साल 1 महीना यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इंडिया में वाटर चैलेंज क्या है? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 18% पॉपुलेशन दोस्तों इंडिया में रहता है, और 4% दुनिया का फ्रेश वाटर रिसोर्स हमारे सामने प्रेजेंट है। तो हमने दुनिया भर की स्कीम चलाई ताकि लोगों को सही तरीके से पीने के पानी की सुविधा मिल जाए। जल जीवन मिशन चलाया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाया, इससे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी सेम है ना, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी इंप्रूव कर लो, लेकिन जब आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे तो बेकार है। आप गंदे पानी को ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना जरूरी है, वाटर पोल्यूशन से डील करना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? तो रिकवरी बहुत कम है, हम केवल और केवल यूज कर रहे हैं। अगर उसके रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान देंगे, रिकवरी के ऊपर ध्यान देंगे, तो काफी हद तक प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। तो कुछ तरीके यहाँ पे राइटर साहब ने, ऑथर साहब ने सजेस्ट करे हैं कि इन तरीकों पे हम काम कर सकते हैं फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सिक्योरिटी। पहला तरीका हो सकता है दोस्तों, वो है क्लाइमेट प्रूफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिएगा, यानी इंडिया को क्लाइमेट रिस्क सर्वे करने की जरूरत है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इससे क्या होगा, हमारी बहुत मदद होगी। हम वो एरियाज को देख पाएंगे जहां पे बाढ़ ज्यादा आ रही है, उन सिटीज को देख पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर में हम पानी की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। जैसे थाने महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे कोस्टल फ्लड रिस्क का डेटा निकाला जा सकता है। नवसारी गुजरात लो लाइंग फ्लड प्रोन एरियाज हैं, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा, अर्बन चैलेंज फंड, एक फंड बनाया गया है। ये फंड बेसिकली क्या है, जो सिटीज़ होते हैं ना, उनके लिए बनाया गया है कि वाटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर भी कह सकते हैं इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है सिचुएशन को डील करने के लिए। जैसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको 1501 करोड़ रुपए दिया गया इस अर्बन चैलेंज फंड के अंदर में, ताकि वाटर सप्लाई और ड्रेनेज एरिया को अपने यहाँ पर इंप्रूव कर सके। तो इस फंड का यूज करना। एक और तरीका हो सकता है वेस्ट वाटर रीयूज, ये सबसे बेटर तरीका है। इंडिया को यहाँ पर लगातार पानी का इस्तेमाल करने वाले मॉडल से शिफ्ट होना होगा। हमें सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। हमारे पास में वो फैसिलिटीज भी होनी चाहिए जहां पर हम गंदे पानी को ट्रीट कर सकें, क्योंकि वेस्ट वाटर को जब आप ट्रीट कर लोगे तभी वो सबसे बढ़िया सिचुएशन रहेगी। क्योंकि उस ट्रीटेड वेस्ट वाटर को आप कार धोने के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या डेटा सेंटर को कूल करने के लिए यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी जगह पर जहां पे साफ पानी यूज हो रहा है, जबकि गंदे पानी को रिसाइकिल करने से काम हो सकता है, तो वहां पर आप इन ट्रीटेड वेस्ट वाटर का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और क्यू की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर हमने वेस्ट वाटर सही तरीके से इकोनॉमी बना ली, तो जितना भी गंदा पानी हम ट्रीट कर रहे हैं, इससे हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की। इससे लगभग 1 लाख लोगों को जॉब्स मिलेगी, क्योंकि आपने क्या करना पड़ेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। उस प्लांट में लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो 1 लाख नौकरियां जनरेट हो सकती हैं 2047 तक। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दूसरा यहां पर वाटर स्कैरसिटी वाली प्रॉब्लम भी डील होती हुई नजर आएगी। तीसरा पॉइंट आता है, वो है माइक्रो इरिगेशन को एक्सपैंड करना, कि इंडिया को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन ऐसे प्रोसेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हमारे जो आज के टेक्निक्स हैं, जहां पर हम खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, सीधा टंकी खोलते हैं या ग्राउंड वाटर से मैसिव लेवल पर पानी निकाला जाता है, और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है फसलों के एब्जॉर्ब होने के बाद में, यानी कि हमको आइडिया नहीं है कितना पानी देना है। तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन आता है, जहां पे बूंद बाय बूंद पानी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, कि भाई जितना जरूरत है हमारे फसलों को उतना पानी दिया जाएगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन इसीलिए लेकर आया गया है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो भारत में बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसको इरिगेशन के प्रोसेस से हमें चेंज करना होगा। इसमें बदलाव करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें एक चेंज करना होगा, सब्सिडीज वगैरह थोड़ा सा रीडिजाइन करना होगा हमारे छोटे फार्मर्स के लिए। हमें लो वाटर हाई वैल्यू क्रॉप्स पे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देना होगा, कि भाई जिसमें पानी की कमी कम हो लेकिन वैल्यू बिल्कुल सेम दे। कुछ हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड्स या मिलेट्स वगैरह हो सकते हैं जिसको हम ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा सकती है, और ये प्रोवाइड करवाते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, इसमें तेजी से काम किया जा सकता है ताकि जल्दी जल्दी लोगों को ये सपोर्ट मिलता रहे, हमारे फार्मर्स को सपोर्ट मिलता रहे। फिर वाटर डेटा को इंप्रूव करना। देखो, ये सब कुछ सफिशिएंट नहीं रहेगा। सफिशिएंट तब होगा जब पानी की अवेलेबिलिटी भारत के पास में प्रॉपर तरीके से है। इसको लेकर हमारे पास में डेटा नहीं है। डेटा नहीं है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पानी का कंजम्पशन कहाँ पर किस प्रकार से कितना ज़्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है। तो बिना डेटा की वजह से हम सही तरीके से वाटर को अलोकेट नहीं कर सकते। ओवर एक्सट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है इसका पता नहीं लग सकता। इसी के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं। एआई से क्या होगा, जितना भी पाइपलाइन लीकेज है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, लॉसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मॉनिटरिंग को इंप्रूव कर पाएंगे।
इसमें हम स्मार्ट वाटर मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दिल्ली और भुवनेश्वर में यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट बल्क वाटर मीटर को इंस्टॉल करो, जिससे पानी का जो लॉस हो रहा है उसमें पता चल जाएगा कि आप कितना पानी लॉस कर रहे हैं। इंडिया यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकता है। जैसे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगाए गए हैं, वैसे यहाँ पर वाटर सेक्टर में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे वाटर के लॉस वाले सिचुएशन को कि कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एट द लास्ट कंक्लूजन क्या है कि पानी केवल कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। आज लोगों का जिंदगी उस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम। तो वाटर बैंक्रप्सी जैसी सिचुएशन कभी नहीं बननी चाहिए। इसके लिए इंडिया को एक पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है, समझ रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की जरूरत है, लोगों का ट्रस्ट, साइंटिफिक प्लानिंग, सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट, यही सब चीजें हैं जिससे हम वाटर सिक्योर इंडिया बना सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, अब जो भी चीज़ें ऑथर साहब ने यहाँ पर बोली है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स कि इंडिया के पास में वाटर को लेकर क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, और ये पूरा का पूरा केस जो हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न को आंसर करिए। क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वाटर रिसोर्स। पानी के, भारत के वाटर रिसोर्स को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो वाटर स्ट्रेस है ये तब होता है जब एनुअल, सालाना पानी की जो अवेलेबिलिटी है ये 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए। सेकेंड, इंडिया के अंदर में एक सिचुएशन और है कि जो दुनिया का फ्रेश वाटर रिसोर्स है उसका 4% फ्रेश वाटर भारत के अंदर में पाया जाता है, जबकि दुनिया की 18% पॉपुलेशन भारत के अंदर में प्रेजेंट है। क्यू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सभी मेजर नदियां, सभी मेजर रिवर बेसिन जो भारत में प्रेजेंट है वो ऑलरेडी वाटर स्कैर्सिटी लिमिट के अंडर में आती हैं, यानी कि सभी नदियों में ऑलरेडी वाटर स्कैर्सिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये रिवीजन पॉइंटर तो मैंने आपको दिए ही थे। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इसी आर्टिकल के बेसिस पर आज हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी लेंगे। इस मेंस के प्रश्न को अटेम्प्ट करिए, एक अच्छा सा उत्तर लिखिए और उसके बाद में सबमिट करिएगा उस ग्रुप के अंदर में जिसके बारे में अभी मैं जानकारी दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इज फेसिंग एन इंक्रीजिंग चैलेंज ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी। भारत में पानी की इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, शहरीकरण की वजह से, सही तरीके से पानी का मैनेजमेंट ना होने की वजह से, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम होने की वजह से। तो इसी के आधार पे आपने डिस्कस करना है वो कौन कौन सी चैलेंजेस हैं, वो कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने प्रेजेंट है जिससे कि आज हम लोग यहाँ पर वाटर की सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर पा रहे, और वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम वाटर सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड दी वे फॉरवर्ड ये आपने शेयर करना है। हिंदी में दिया गया है प्रश्न, इसको रीड करिए और एक अच्छा सा आंसर लिखकर सबमिट करिएगा। लिखना कैसे आंसर, आपके सामने सारी डिटेल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से देना है, वाटर सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी का पानी लोगों के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम के लिए अवेलेबल रहे, इसको हम वाटर सिक्योरिटी कहते हैं। अब वाटर सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेजर टू वाटर सिक्योरिटी, ठीक है, बिल्ड वाटर सिक्योरिटी, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर सिक्योरिटी को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। वाटर रीयूज को प्रमोट करना, माइक्रो इरिगेशन को एक्सपैंड करना, डेटा टेक्नोलॉजी को मजबूत करना, ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकेंगे, जो एक स्पेशल तौर पर हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर मैंशन कर रखा है। अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, ये सारे के सारे, मतलब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर 76,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं सेशन को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।